हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज इस क्लास में हम जो हमारा PYQ हमारा चल रहा है सॉल्यूशन 2025 का, इसके हैं बच्चों हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने 6 प्रश्न आएंगे और आपको केवल 3 सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 6 मार्क्स के लिए है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2 अंकों की बच्चों एक संख्या है। ठीक है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। ठीक है, एक मूल संख्या और फिर उसके अंकों को पलटने पर जो आपको संख्या मिलेगी। ठीक है, उन दोनों संख्याओं का योग 99 है। ठीक है, और बच्चों संख्या के अंकों का अंतर जो है 5 है, तो आपको संख्या ज्ञात करनी है और आपको ऐसी कितनी संख्या है वो भी बताना है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। तो बच्चों जब भी 2 अंकों की कोई एक संख्या होती है, ठीक है, तो उसमें एक होता है इकाई का अंक, एक होता है आपका दहाई अंक का अंक। ठीक है, तो दोनों को आप मानेंगे माना इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक इज इक्वल टू कितना मान लेंगे बच्चों आप, x। ठीक है, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक। ठीक है, वो कितना मान लिया आपने, y। ठीक है, अब संख्या हम बनाते कैसे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम जो दहाई का अंक होता है उसमें करते हैं 10 की मल्टीप्लाई और जो आपका इकाई का अंक होता है उसमें करते हैं 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 गुणा दहाई का अंक कितना है बच्चों आपका y प्लस इकाई का अंक कितना है आपका x। तो कितना आ गया, संख्या कितनी मिली आपको, यहाँ से आपको मिली संख्या अपनी 10y प्लस x। तो क्वेश्चन ने बच्चों हमसे क्या बोला कि जो हमारी संख्या बनती है, ठीक है, वो और उसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी, तो अंकों को उलटने पर संख्या कौन सी बनेगी, पहले अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो x को y की जगह पे कर देंगे, y को x की जगह पे कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको 10x प्लस y। ठीक है, तो ये वाली संख्या मिली। तो बच्चों इस संख्या और इस संख्या का योग जो है ना वो 99 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमको यही दी थी ये वाली। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 10y प्लस x प्लस, यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिख देना आप। ठीक है, प्रश्न अनुसार 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 99। 10y और ये 1y कितना हो गया बच्चों आपका 11y प्लस ये 10x 1x कितना हो गया 11x इज इक्वल टू 99। दोनों तरफ LHS में और RHS में आप क्या कर देंगे, 11 का डिवाइड कर देंगे, तो यह बचेगा आपके पास। सॉरी यहाँ मैंने गलती से y लिख दिया x। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस x इज इक्वल टू 9 बचेगा। ठीक है, इस x को पहले लिख लीजिए आप, थोड़ा आपका अल्फ़ाबेटिकल लगेगा। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और बच्चों दोनों संख्याओं को देखो अंतर क्या दिया हुआ है आपको, 5 दिया है। ठीक है, संख्या के अंकों का, तो x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 5। इसको आप दोनों को मतलब इस वाले समीकरण को समीकरण नंबर आप 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब दोनों समीकरण को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से 9 5 14। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, अब x के इस मान को किसी भी समीकरण में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 9 में हम पुट कर देते हैं x का मान कितना 7 प्लस y बराबर 9। y की वैल्यू कितनी बच्चों 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। y विल बी वॉट, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x और y दोनों की मान आ चुके हैं। तो आपने जो संख्या मानी थी अपनी, ठीक है, संख्या क्या मानी थी आपने, ये वाली, तो इसमें आप दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ठीक है, संख्या हमारी थी हमारी 10y प्लस x। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। ठीक है, और प्लस x का मान कितना है बच्चों आपका, x का मान आपका निकल के आया था 7। ठीक है, 10 दूनी 20 और 7 कितना हो गया बच्चों आपका 27। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई, आपकी जो संख्या आई है ना वो 27 आई है। ठीक है, तो अब एक बात मानिए, जो आपका सब कुछ ठीक है ना, हमारा x का मान हमने कितना आया था 7। ठीक है, बिल्कुल सब चीज़ें ठीक है हमारी। तो बच्चों देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी जांच करवाती हूँ आपकी संख्या सही आई है या नहीं आई है। देखो कहा था हमसे कि जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो, ठीक है, और संख्या को उलटने संख्या के अंकों को उलटने पर, यानी कि 7 को आगे कर दो 2 को पीछे कर दो, उलट दिए, तो इन दोनों का जो सम था वो 99 दिया था। तो आप देखिए दोनों का 99 है या नहीं है, 7 और 2 9, 7 और 2 9। कंडीशन नंबर हमारी ये भी पास हो चुकी है। अब दोनों के जो अंकों का अंतर है, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, ये भी बिल्कुल हमारा उचित बिल्कुल स्टेटमेंट पास होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारी दोनों कंडीशन पासिस थ्रू हैं, तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो संख्या है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसी में कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो बच्चों हमारे पास ऐसी 2 ही संख्याएं हैं, एक तो 27 और दूसरी है हमारी 72।
ठीक है, जो कि दोनों कंडीशन को हमारी फॉलो करती हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपने 6 मार्क्स के लिए बिल्कुल पक्का कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या था क्वेश्चन आपका, इस तरीके से देखो, आपसे पूछे जाएंगे बच्चों किस तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन दो, इनमें से कोई एक करना है आपको, बट मैं आपको दोनों के सॉल्यूशन करवाऊंगी, 6 के 6 प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगी इस क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाती हूँ एक बार। देखो, कोई कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। उस बर्तन का जो टाइप है ना बच्चों, नग है। ठीक है, तो एक दिन देखा जाता है कि जो आप नग को बर्तन ही मान लीजिए, या फिर जहाँ जहाँ पर बर्तन है सब जगह नग कर लीजिए, या फिर जहाँ जहाँ पर सब नग है वहाँ पे बर्तन कर लीजिए। एक चीज़ करनी है आपको। ठीक है, तो मैंने नग की जगह पे बर्तन कर लिया। तो बच्चों निर्माण की लागत जो होती है ना एक दिन में, ठीक है, प्रत्येक बर्तन की जो निर्माण लागत है उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक बर्तन की लागत आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या, ठीक है बच्चों, ये मैंने मान ली x। ठीक है, अब प्रत्येक बर्तन, ठीक है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, ठीक है, क्या है, उस दिन के निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रत्येक बर्तन की लागत। ठीक है, तो वो क्या होगी, इसके 2 गुने से, तो 2 गुना कर दिया हमने ये, और इससे भी 15 अधिक। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों आपका 2x + 15। ठीक है, अब हमें कुल लागत दी हुई है। ठीक है, उस दिन की कुल निर्माण लागत, जितना कुल खर्चा हुआ बर्तनों को बनाने में। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए पहले, कुल निर्माण लागत कितनी, 2250 रुपये। ठीक है, अब हम इन दोनों के रिलेशन से कुल निर्माण लागत निकालते हैं। ठीक है बच्चों, कुल बर्तनों की संख्या देखिए ये है, जितनी मतलब उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या बनी। ठीक है, कुल जितने बर्तन उस दिन बने तो वो x है, और एक बर्तन का जो खर्च है बच्चों वो है आपका ये। ठीक है, तो जितने बर्तन हमारे उस दिन बने थे उसमें एक बर्तन के खर्च से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारी कुल लागत निकल के आ जाएगी x की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, कुल बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन के खर्च। तो एक बर्तन का खर्च कितना है बच्चों आपका, ठीक है, 2x + 15, दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगी, 2250 के। ठीक है, ये हमारी x के फॉर्म में कुल निर्माण लागत है, ये हमारे रुपीज़ अंक के रूप में। ठीक है, तो बच्चों दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 15x। ठीक है, और इसको आप इधर लेके आइए, ये हो जाएगा आपका 2250। ठीक है, = 0। अब देखिए ध्यान से, ये आपकी द्विघात समीकरण की क्या है, फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बच्चों आपको फैक्टर्स करने पड़ेंगे, फैक्टर्स करके इसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इधर आपका एक अलग से पार्ट बना लेती हूँ। तो बच्चों देखिए कैसे करते हैं इसके गुणनखंड, जो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है ना, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई हम अपने x² के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, तो 2250 की इसमें आप करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, तो ये नंबर आपको मिला। तो अब आपको इस नंबर के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो मल्टीप्लाई करके तो यही आया आपका। ठीक है, और माइनस करने पर आपका 15 मिले आपको। ठीक है, माइनस करने पर आपको 15 मिले, गुणा करके आपका ये 4500 मिले। तो इसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे पता लगाएंगे भाई ऐसे दो नंबर, तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आप इसे 2 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4 बच्चों, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 0। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 2 7 8 9, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेंगे। ठीक है, तो 3 7 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 7 3 10 5 15, भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। अब बच्चों ये 5 से कटेगा 3 बार, क्योंकि 5 का घन है ये,
25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से आपका 1 बार। तो बच्चों आप कैसे करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60, ठीक है, और 5 पच्चे 25 तिया 75। तो बच्चों इन तीनों से तो मैंने बनाया 75 और इन चारों से बनाया 60, ठीक है, 60, ठीक है। तो आपके ऐसे दो नंबर आ चुके हैं, एक तो 75 और एक 60। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो आपको यही नंबर मिलेगा अपना 4500, ठीक है। और जैसे ही आप इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों देखो 5 से 0 गया 5, 7 से 6 गया 1, तो आपको 15 मिलेगा, ठीक है, जो हमें चाहिए था। तो इसके फैक्टर्स कीजिए आप, 2x² प्लस 75x माइनस 60x, ठीक है, माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में तो खाली हमारा x ही है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा आपका 2x प्लस यहाँ से बचेगा आपका 75, ठीक है, और यहाँ से आप ले लेंगे 30 कॉमन, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 2x प्लस यहाँ पे भी आपका 75 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 एक साथ बच्चों, और x माइनस 75 आपका एक साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे प्लस है और 2 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखिए जो हमारा पॉजिटिव आंसर आता है ना वही हम लेते हैं, नेगेटिव को हम नहीं लेते, ठीक है। नेगेटिव कुछ होता है क्या, नेगेटिव कुछ बनेगा क्या, किसी कंपनी में वगैरह में बर्तन बनेंगे क्या, मान सकते हैं कि -1 बर्तन बना, तो इस टाइप से हम अपने नेगेटिव नंबर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अब पॉजिटिव को रख लेते हैं। तो बच्चों उस दिन जो निर्माण किए गए कुल बर्तनों की संख्या थी वो थी आपकी 30, क्योंकि x का मान आपका 30 आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, कुल बर्तनों की संख्या, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, कोई भी चीज़ को शॉर्ट में करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। जितना हम अच्छा दिखा सकते हैं वहाँ पे उतना हम दिखाएंगे, ठीक है। तो कुल निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, कितनी आ गई बच्चों आपकी, आपने मानी थी x और x का मान आ गया 30, ठीक है। और कुल लागत बच्चों कितनी, सॉरी प्रत्येक बर्तन की लागत है ना, प्रत्येक बर्तन की लागत, ठीक है बच्चों, कितनी आई थी आपकी लागत, 2x प्लस 15 में रख दो आप, तो 2 गुणा 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 और 15 75, ठीक है। तो ये आपका 30 और 75 बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के हो जाते हैं। सो आई जस्ट होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपको जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्या है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री पे 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की आपको चौड़ाई निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो हम सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने है, कोई एक आपको करना होता है, ठीक है। हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे, 6 मार्क्स के लिए है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप एक नदी बनाएंगे फिगर में, जैसे भी आपसे आती है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। ये मैंने नदी बनाई, ठीक है, इसके मैंने किनारे मान लिए बच्चों, सम्मुख किनारे, ठीक है। तो इसके ऊपर बिल्कुल सिमिलरली आप एक पुल बनाइए, ठीक है, ये हमारा पुल हो गया, ठीक है। तो पुल के एक बिंदु से बच्चों इसके जो सम्मुख किनारे हैं, ठीक है, उनके जो अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, ठीक है, पहले वाले का किनारे से जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और दूसरे वाले का जो है बच्चों वो आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, जब हमारी 2 समांतर रेखाएं होती हैं और एक हमारी क्या होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है ना, एक त्रियक रेखा जो होती है हमारी। तो बच्चों जैसे मतलब ये आपका जो है ना, तो लाइन के अपोजिट वे पे पढ़ने वाले जो हमारे अंदर की तरफ कोण होते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा होगा, मैं यही भी समझा देती हूँ। ये वाला लाइन जो है बच्चों इसके बिल्कुल क्या है, आपकी एक समांतर रेखा है, ये आपकी क्या है, एक जो है एक अन्य रेखा है जो कि दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो इनकी जो अपोजिट साइड पे जो पड़ने वाले एंगल होते हैं ना अंदर की तरफ, ये दोनों अंतः एकांतर कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये 30 डिग्री तो आपका ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री तो बच्चों ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए और एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये दोनों कोण कौन से होते हैं बच्चों, ये अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए कौन सी हमारी प्रॉपर्टी लगी है। तो बच्चों देखो ये जो पुल है आपका, ठीक है, ये इस नदी से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऊंचाई को नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए आप इस पूरे फिगर में आपके 2 ट्रायंगल बन चुके हैं, ए बी की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। भाई नदी की पूरी चौड़ाई तो हमारी ए बी की लेंथ है ना, तो मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दूंगी, ठीक है, मैं टी दे देती हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए एस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को मैं मान लूँगी x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं मान लूँगी आपकी y, ठीक है। जब हमसे ए बी पूछा है, ए बी ही तो आपकी नदी की चौड़ाई है, तो बच्चों जब आपकी ए बी जो है
वो x और y दोनों का सम है, ठीक है। तो जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी होंगी तो आप इसमें पुट करके पूरी ए बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले चलते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर। आपके जो ये ट्राइंगल है आपका ए एस टी, तो आप लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए एस टी में देखिए ये आपका लंब है, ये आपका इतना आधार है, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें इन दोनों में ही रिलेशन चाहिए। तो इन दोनों का रिलेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? वो करता है आपका टेन। टेन बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा, थीटा क्या आपका 30 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब क्या 5, ठीक है, आधार क्या बच्चों आपका x। तो यहाँ से बच्चों आपका टेन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√3 इज इक्वल टू 5/x। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इज इक्वल टू 5√3। अब इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, अब जाएंगे आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, कौन सा BST के अंदर। तो आप यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज BST में, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है, हमें आधार चाहिए, लंब हमारा दिया हुआ है, हमारे पास थीटा भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप 10 45 बराबर लगाएंगे लंब बटा आधार। लंब है आपका 5, आधार है बच्चों आपका y। तो यहाँ से 10 45 का मान 1, ठीक है, 5/y, और y का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपका 5 आ गया, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था एक्स वाई के दोनों मान हमारे आ चुके हैं, इसमें पुट कर दीजिए आप ए बी बराबर एक्स प्लस वाई में इज इक्वल टू एक्स का मान कितना बच्चों 5√3 प्लस वाई का मान 5। 5 हमारा कॉमन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो √3 + 1, ठीक है, 5। √3 की वैल्यू 1.732 + 1, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, दोनों को प्लस करके आएगा 2.732, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10 को 0 कैरी 1, 5 से 15 और 1 16 को 6 कैरी 1, 5 7 35, 35 और 1 बच्चों कितना 36 को 6 कैरी 3, ठीक है। 5 टू द 10 और 3 13, 3 के बाद पॉइंट, आप भी 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका मीटर में, ठीक है। ए बी की लेंथ आपकी आ चुकी है। ए बी क्या है आपकी नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई। ये आपका आंसर आ चुका है। तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1/, ये इज इक्वल टू आपको ये लाना है ये, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, एक्सरसाइज 8.3 से बच्चों आपका गिवन है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको लेके क्या आना है इससे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब सबसे पहले हम LHS लेते हैं, ठीक है ना। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो बायां पक्ष आप नोट कर लीजिए अपना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले आप इसके अंश व हर में साइन ए से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इस चीज़ को, अंश व हर में साइन ए से भाग लगाने पर, ठीक है, भाग लगाने पर, ठीक है। तो जब आप भाग लगाएंगे इसमें, तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लीजिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है। तो माइनस सॉरी प्लस है यहाँ पे, साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या क्या मिला यहाँ से, तो कॉस ए अपॉन साइन क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका कॉट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कट गया, बच्चा आपका 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों कॉस एक ए, ठीक है। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है बच्चों कॉट ए, ठीक है, प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। सबसे पहले इसको और इसको आप एक साथ लिखिए, ठीक है, 1 को अलग रखिए। तो क्या चीज़ मिलेगी आपको यहाँ से, कॉट ए प्लस कॉस एक ए माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। एक बार ढंग से चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है
यहाँ पे बच्चों ये आपका जो है ना यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, तो ये यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया, यहाँ पे तो प्लस ही है, यहाँ पे ये माइनस है आपका, ठीक है, यानी कि आपका ये यहाँ पे माइनस है, ठीक, तो ये आपका ये यहाँ पे माइनस होगा, आपका ये +1, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपके 3 फॉर्मूले बेसिकली यूज़ होते हैं। आई जस्ट होप आपको पहले से आते होंगे वो वाली प्रॉपर्टीज़ कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक थर्ड वाली होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पूरी एक्सरसाइज इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी, ये वाली, ठीक है, जहाँ पे 1 है ना एन्यूमरेटर में, वहाँ पे आप पुट कर दीजिए 1 के प्लेस पे ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखिए करते हैं अपने क्वेश्चन को हम, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और 1 के प्लेस पे आप 1 ही रखेंगे, केवल हमें ये वाली चीज़ जो है वो न्यूमरेटर में ही पुट करनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे छोटी सी प्रॉपर्टी फिर लगने वाली है आपकी, जब आपकी ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए की कंडीशन बननी हो तो हम उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे खोलते हैं, ठीक है। तो आपकी जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहीं लगने वाली होती है तो वो होती है आपकी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार हमें उन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है मल्टीप्लाई, एक बार उन दोनों नंबर को हमें माइनस करना होता है, ठीक है। वही चीज़ आप इस चीज़ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस एक बार दोनों को ऐड, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और नीचे आपका जैसे है वैसे ही आप रहने देंगे, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है, उसको आप एज इट इज़ रखेंगे। अब देखिए ऊपर वाले न्यूमरेटर में आपकी क्या चीज़ कॉमन है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये वाली जो ब्रैकेट है ना वो आपकी कॉमन है ओवरऑल, ठीक है। तो इसे आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आपका बचेगा कॉट ए प्लस कॉस एक ए, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, यहाँ से तो बच्चों 1 बचा, माइनस ये तो आपका आ गया बाहर, यहाँ से बचेगा आपका कॉस, जब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी कॉसेक ए में, तो कॉसेक ए माइनस का, और माइनस माइनस ये वाला प्लस, कितना कॉट ए, अपॉन जैसा है वैसे ही आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 प्लस का 1 प्लस का है, ठीक है, कॉसेक ए माइनस का ये भी माइनस का, कॉट ए प्लस का ये भी है, तो ये ब्रैकेट दोनों के दोनों सेम है, तो इस ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को कैंसिल आप कर देंगे और आपका पास क्या रिजल्ट बचेगा बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि आपको लाना था। आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, यही आपको लाना था और ये हम ला चुके हैं। देखिए आप RHS में देख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये आ गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये दोनों क्वेश्चंस हैं। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं आपसे पूछे हैं बच्चों, ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है वो क्या हो सकता है और इस ठोस का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये काफ़ी एक समझने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये वाकई क्वेश्चन 6 अंक के मार्क 6 अंक के लिए है, वास्तव में इसमें काम है 6 नंबर वाला, ठीक है। तो सबसे 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक बनाइए आप। घन कैसे बनाते हैं बच्चों हम, ठीक है। घन जो है हमारा स्क्वायर के ऊपर एक तरीके से बेस्ड होता है, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। इसमें जो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती हैं वो सभी हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये जो भुजा है मैं इसको ए मान लेती हूँ, ठीक है। ए आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों इसका जो ये आपका ऊपरी वाला ये आपकी सरफेस दिखाई दे रही है आपको, ये जो इसकी जो सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका अर्धगोला रखा हुआ है बच्चों, क्या रखा हुआ है आपका, एक अर्धगोला, ठीक है। यहाँ पे आपका एक अर्धगोला रखा हुआ है ऊपरी वाले पृष्ठ के ऊपर इस टाइप से, ठीक है।
तो अब हमें ये जो पूरी स्ट्रक्चर हमको मिल गई ना, पूरा ठोस जो ये हमारा, ठीक है, प्रश्न अनुसार चित्र बनाने के बाद, तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम अपना सूत्र जो बनाएंगे हम, वो कैसे बनाएंगे सूत्र, इसके लिए बनेगा हमारा घन, ठीक है, ये जो आपका घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, इसका क्या, इसका क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस ये जो आपका अर्धगोला है ना बच्चों, जो इसके ऊपरी पृष्ठ पर रखा हुआ है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब माइनस इस अर्धगोले के जो वृत्ताकार भाग है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पूरे ठोस का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, लगाएंगे सूत्र। तो बच्चों बताइए आप, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 6a²। क्या होता है, 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भाई कोई वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छी तरीके से आपने पढ़ रखा है, πr² होता है, तो -πr²। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 6a² प्लस 2πr² में से πr² गया, तो क्या बचेगा आपके पास, πr²। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और पूछी थी यहाँ पे पहले कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो बच्चों देखो, ये जो आपका अर्धगोला है, ठीक है, इसका जो ये वृत्ताकार भाग है, तो इसका जो बच्चों व्यास है ना, व्यास वो इस घन की भुजा है। अब भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास क्या होगा बच्चों, व्यास भी तो इसका 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसका आंसर पहले कि ये जो आपका अर्धगोले का व्यास, ठीक है, ये होगा आपका घन की भुजा। ठीक है, घन की भुजा क्या है बच्चों आपकी, घन की भुजा वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा था। ठीक है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप 6 गुणा ये ए क्या है बच्चों आपकी भुजा, भुजा क्या है आपकी 7 का वर्ग प्लस पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या क्या निकल के आएगी बच्चों, त्रिज्या जब इसका व्यास 7 है तो त्रिज्या क्या होगी 7/2 यानी कि आधी, तो इसका आप वर्ग कर देंगे। अब तो खाली इसमें सॉल्यूशन बचा है, 6 गुणा 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49। ठीक है, 22/7 गुणा ये इसके ऊपर वर्ग है। ठीक है, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कट गया। ठीक है, यहाँ से 6 9 जा कितना हो गया आपका 54 को 4 कैरी 5। ठीक है, 6 4 जो 24 और 5 29। ठीक है, 24 और 5 कितना 29, 11 7 जा 77/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 294 आ गया प्लस इसका डिवाइड इसमें लगाइए आप, कितना आएगा आपका 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। ठीक है, 1 बचेगा बट आगे कोई नंबर नहीं है, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 10 हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 5 जा 10, दोनों को ऐड कीजिए, 0.5 आपका ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, 8 4 12 को 2 कैरी 1, 9 3 12 और 1 13 को 3 कैरी 1। ठीक है, 3 2 5 और 1 बच्चों 6। ठीक है, गलत तो नहीं हो गया, 1 मिनट फिर से 0.5, 8 4 12 को 2 कैरी 1, 9 3 12 और 13 को 3। ठीक है, हासिल 1 2 और 1 3। ठीक है, तो बच्चों आपका ये 332.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ चुका है, TSA आ चुका है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसे इन शॉर्ट में TSA से भी शो कर सकते हैं। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन का जो आपका सेकेंड वाला पार्ट है चॉइस में, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये भी आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से ही है। देखिए एक ठोस है, ठीक है, जो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, पहले आप इतना ही काम करेंगे, इसका ही फिगर बनाइए यहाँ तक का। ठीक है, फिगर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में,
तो कोई ठोस है जो अर्धगोले पर, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर शंकु खड़ा है, ठीक है। ये शंकु हो गया आपका, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई होती है बच्चों, और दोनों का जो व्यास है वो कॉमन है, समान है, ठीक है, एक ही है। तो ये जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होती है बच्चों, आपकी त्रिज्या, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों की ही त्रिज्याएं कॉमन है, जब व्यास एक है तो त्रिज्या भी एक ही होगी, 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी देखिए त्रियक ऊंचाई दी हुई है शंकु की, कितनी, 3√2 सेंटीमीटर। ये शंकु की जो ये आपकी तिरछी लंबाई होती है ना, इसी को हम त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो ठोस का आपको आयतन फाइंड करना है, ठीक है। ये जो आपको ठोस प्राप्त हुआ, ये आपकी दी हुई सूचना के अनुसार प्रश्न के, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ठोस का आयतन बराबर, अब जो आपका ये ठोस है 2 आकृतियों से मिलकर बना है, कौन कौन सी, एक तो शंकु और एक आपका अर्धगोला। तो बच्चों शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। जिन 2 आकृतियों से मिलकर आपका ठोस बना है ना, उन दोनों की आकृतियों का आप आयतन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, देखिए बच्चों ये जो आपका प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन है ना, ये प्रॉपरली जो आपका बेस्ड है वो फॉर्मूले के ऊपर है। तो आप प्रत्येक आकृति का अच्छे से फॉर्मूला याद करें, 3-3, 4-4 फॉर्मूले हैं, और कुल आपकी 5 से 6 आपकी ठोस आकृतियां हैं, जैसे शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है, घन है, घनाभ है, तो ठीक है। तो 4-4 सबके होते हैं, तो आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा आपके पास h, यहाँ से बचेगा आपका 2r, ठीक है बच्चों। देखिए आपके पास r भी है, आप पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, बट आपके पास h नहीं है, ठीक है। तो h मैं आपको यहाँ से अलग से निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए बच्चों ये जो आपका एक मैं नाम दूंगी OAB, तो यहाँ पे जो आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा निकालने के लिए हमें यहाँ पे कर्ण भी पता है, और ये त्रिज्या जो त्रिभुज का आधार है, बट हमको इसकी ऊंचाई नहीं पता, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हमें कोई भी भुजा निकालनी हो तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होती है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण आपके पास क्या है, 3√2 का वर्ग बराबर लंब कितना है बच्चों आपका, लंब आपको निकालना है, प्लस आधार है आपका 3, तो 3 का वर्ग, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना निकल आएगा, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 2 का √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2। तो ये आ गया बच्चों आपका 18 इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 9, 18 माइनस इधर आके 9 L स्क्वायर। तो यहाँ से आपका L कितना निकल के आएगा बच्चों, 18 में से 9 गया 9, और उसके ऊपर ये वर्गमूल, ठीक है, ये रूट बोले आप, और 9 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 3। तो आपकी जो लेंथ है ये आपकी 3 निकल के आ चुकी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक वर्क है, कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 लिख देंगे आप, जब स्क्वायर तो उसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो h कितना निकल के आया 3, 2 गुणा ये कितना r कितना है आपका बच्चों 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो 22 × 66/7 गुणा 3 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। 66/7 मल्टीप्लाई 6 3 9, इनकी गुणा कर दीजिए आप, 9 × 54 को 4 कहाँ से लगेंगे 5, 9 × 54, 54 और 5 कितना होता है बच्चों 59/7, 7 का इसमें भाग लगा दीजिए। तो देखिए 7 का डिवाइड लगा कितना आएगा आपका 594 में, तो 7 8 56, ठीक है, 3 बचेंगे 4, 7 चौके 28, 14 से 8 गए 6, पॉइंट लगा के 0, 7 8 56, 2.0, 7 दूनी 14, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो आपका आ गया 84.82, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आयतन है तो यहाँ पे का आएगा आपका क्यूब, ठीक है।
अगर यहाँ पे कोई क्षेत्रफल निकाल लेते तो यहाँ पे स्क्वायर आता। ओके बच्चों, तो यूनिट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लगानी। ठीक है, इस पे अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमने पूरा का पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट्स था वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पूरे 18 मार्क्स के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।